तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 8 ऑफ सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का, जो है सेबी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009। अब बात करते हैं डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर। अभी इस रेगुलेशन में पढ़ेंगे क्या हम। इस रेगुलेशन में हमें जब सिक्योरिटी हम डिलिस्ट करवाते हैं, इट मींस जो हमने लिस्टिंग करवा रखी है सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां से हम अपना नाम हटा लेते हैं। जितने शेयर्स हमारे लिस्टेड थे उन्हें हम डिलिस्ट करवा देते हैं, उसे हम डिलिस्टिंग कहते हैं। अब इसमें डिलिस्टिंग करवाने के तरीके कौन कौन से तरीके होते हैं, मेथड होते हैं कि कहां कहां से हम डिलिस्टिंग करवा सकते हैं और कब कब डिलिस्टिंग करवा सकते हैं, इस इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल, अगर बात करूं, listing means an admission of company's security to trading platform of stock exchange so as to provide marketability and liquidity to security holder। सिंपल, जैसे हमने पढ़ा था कि लिस्टिंग मतलब होता है कि अपनी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करवाना, सिक्योरिटी को लिस्टेड कहलाता है। उसका अपोजिट डीलिस्टिंग। Delisting is a reverse of delisting. Delisting denote removal of listing of security of a listed company from stock exchange. Delisting differs from the suspension or withdrawal of admission to delisting of listed security, which is a form of limited period। अब क्या होता है, डिलिस्टिंग जो होता है वो अपने नाम को स्टॉक एक्सचेंज से वापस हटाना होता है। जो लिस्टिंग होता है वो डिफरेंट होता है सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशन से। अब सस्पेंशन क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। क्या कुछ टाइम के लिए होता है, ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। और विड्रॉल ऑफ एडमिशन भी हम कुछ टाइम के लिए ही करते हैं। मगर जो डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी होता है वो हमेशा के लिए डिलिस्ट करवाने, हमेशा के लिए अपने नाम को हटाने के लिए होता है। सो इसलिए डिलिस्टिंग डिफरेंट है सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशन से। नाउ अब बात करते हैं नीड ऑफ डिलिस्टिंग। क्यों जरूरत पड़ती है हमें डिलिस्टिंग करवाने की। हम लिस्टिंग भी तो करवा रह सकते हैं, मगर कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं जिस टाइम हमें अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्टिंग करवाना जरूरी होता है। वो कब होता है उसकी बात करते हैं। Delisting corrupt the security of delisting company from being trade on a stock exchange. It can be done either voluntary or decision of company or for blind done by the SEBI on account of some wrongdoing by the company. There are certain norms which a company need to follow while the listing of stock exchange. In case of company fails to do, the SEBI may take action while generally lead to delisting of company from the stock exchange. Whenever there is a transfer of business or regulation demand or there is a lack of trading volume in regional action, the need of delisting arise, and at time there is a change in investor profit and funding pattern which also trigger delisting। अब कब करवा सकते हैं, जब हम अपनी लिस्टिंग करने में लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें कोई गलती कर देते हैं, डिफ्रॉड कर देते हैं या फेल्स हो जाते हैं अपने हम कंडीशन और टर्म को सही करने में, उसमें हम तब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस या रेगुलेशन डिमांड या फिर लैक ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इन रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे तब हम डिलिस्टिंग करवा सकते हैं। और एट द टाइम देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टर प्रॉफिट एंड प्रोफाइल एंड फंडिंग पैटर्न, उस टाइम भी हम डिलिस्टिंग करवा सकते हैं। नाउ बैकग्राउंड ये तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ चैप्टर दे रखे हैं, ये हमें पढ़ना। चैप्टर 8 दे रखे हैं और शेड्यूल 3 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। इन सबको हम इस रेगुलेशन में पढ़ेंगे, जो है सेबी ऑफ डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2009। नाउ एजेंसी इन्वॉल्व इन द डिलिस्टिंग ऑफ प्रोसेस एंड देयर रोल। अब जब हम डिलिस्टिंग करवाते हैं, जैसे हम लिस्टिंग करवाते हैं तो हमें कुछ लोगों की, कुछ एजेंसी की जरूरत होती है, कुछ पर्सन की जरूरत होती है जो लिस्टिंग करवाने में अपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज को, सिक्योरिटी को मदद करते हैं। वैसे जब हम अपनी कंपनी को डिलिस्ट करवा रहे हैं तो उस टाइम में भी हमें कुछ एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। पहला, मर्चेंट बैंकर टू ऑफर। मर्चेंट बैंकर के हमें अपॉइंट करना पड़ेगा और वो क्या क्या करेगा, डिटरमाइन एग्जिट प्राइस, मार्केट पब्लिक अनाउंसमेंट, फाइनलाइज द शेड्यूल ऑफ डिलिस्टिंग, manage escrow account, assist the inquiry in determining the final exit price, and interact with the regulatory authority stock exchange for the delisting.
Register to the offer, compensate dispatch of notice letter, offer payment rejection intimation to shareholder of the company, hold equity share tender under the offer or post, and professional involved intimation stock exchange manager the special resolution approved assist the company in preparation of various document. ये 3 लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी डिलिस्टिंग। पहला मर्चेंट बैंकर, स्टार्ट टू ऑफर एंड प्रोफेशनल इन्वॉल्व। प्रोफेशनल में सीएस कंप्लायंस ऑफिसर, इन सबको अपॉइंट करना हमें जरूरत होता है जब हमने इस सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवाते हैं फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। ना अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, कहाँ एप्लीकेबल होता है सेबी डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2009। पहला, डिलिस्टिंग दो तरीके से करी जाती है। पहला वॉलेंट्री और कंपलसरी। वॉलेंट्री मतलब होता है कि अपने आप जब हम तब चाहे तब अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवा सकते हैं, मगर कंपलसरी जो सेबी ऑर्डर देगी कि आपके शेयर्स को हम डिलिस्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कंपलसरी। हम उसमें ना नहीं कर सकते, वो डिलिस्टिंग होगी तो होगी। वॉलेंट्री में क्या होता है, हमारी मर्जी है, हम जब चाहे तब डिलिस्ट करवा सकते हैं, मगर कंपलसरी में ये होगा कि जब ऑर्डर दे रही है सेबी तभी हम अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवाएंगे ना। वॉलेंट्री में भी अब 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम द ऑल एक्सचेंज। अब क्या होता है, जब कंपनी होती है वो कई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। जैसे अगर बात करूं मैं रिलायंस की, तो रिलायंस एनएससी भी लिस्टेड है और बीएससी भी लिस्टेड है। सो ये क्या हो गया, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फॉर। अब जब रिलायंस चाहते हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवा दूं, तो वो एनएससी से भी डिलिस्ट करवाएगी और बीएससी से भी डिलिस्ट करवाएगी, उसे कहते हैं वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम द ऑल स्टॉक एक्सचेंज ना। Voluntary delisting from the few exchange but remain listed on the at least one stock exchange having nationwide terminal। अब जैसे मैंने बात करी रिलायंस कहाँ लिस्टेड है, एनएससी पे भी बीएससी पे भी। अब उसने क्या करा कि बीएससी से तो लिस्टेड हो गई, बीएससी पे तो लिस्टेड है, मगर एनएससी से डीलिस्टेड हो जा रही है, तो वो होता है सेकंड वॉलंटरी लिस्टिंग फ्रॉम few exchange। Now, small company whether listed any of them exchange no bidding but exit opportunity। अब बात करता हूँ वॉलेंट्री डिलिस्टिंग में, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नो बिडिंग बट एग्जिट अपॉर्चुनिटीज देयर। अब बात करता हूँ एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जो शेयर होल्डर होते हैं अपनी कंपनी के, अब जब सिंपल सी बात है लिस्टेड हो रखी है हमारी कंपनी, तो हमारे पास शेयर होल्डर है। जब शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर होने के बाद अगर हम अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवा लेते हैं, इसका मतलब हम हमारे कंपनी से शेयर होल्डर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके पास शेयर सब रहेंगे ही नहीं, क्योंकि डिलिस्टेड हो गए। तो उस टाइम हम उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपनी से जाने की। मगर वॉलंटरी डिलिस्टिंग में नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या होता है कि हम बीएससी से एनएससी के पास शेयर्स अपने बेच सकते हैं और एनएससी से बीएससी के पास शेयर्स बेच सकते हैं। इट मींस अगर रिलायंस बीएससी के पास लिस्टेड और एनएससी से डिलिस्टेड होती है, तो एनएससी के जो शेयर होल्डर है वो बीएससी के पास जाके अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती एग्जिट अपॉर्चुनिटी की। नो बिडिंग बट एक्सेप्ट बिडिंग करने, इसमें इट मींस प्राइस की जो बिडिंग होती है उसमें करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्मॉल कंपनी को। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब कब एप्लीकेबल नहीं होता उसकी बात करते हैं। सिक्योरिटी लिस्टेड विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता। अंडर स्कीम सेक्शन बाय द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 बाय द एनसीएलटी और अंडर द Section 262 of Company Act, if such scheme lay down the specific process to complete a delisting or provides extra option to exist public shareholder specific rate, तब हमारा अगर कोई सेक्शन हो रहा बाय बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन अंडर द सी कंपनी और नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल बोल रही है कि आपको डिलिस्ट करवानी है अंडर द सेक्शन 262 ऑफ कंपनी, तब हमें जरूरत नहीं पड़, तब एप्लीकेबल नहीं होता ये रेगुलेशन। और टू एनी डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी days of listed and made pursuant to resolution plan approved under the section 31 of insolvency and bankruptcy code 2016, तब हमें एप्लीकेबल नहीं होता ये रेगुलेशन। सो ये हो गया हमारा। अब कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां परमिसेबल मतलब लिया ही नहीं जा सकता, कहा नहीं जाएगा कि ये डिलिस्टिंग करी गई है। नाउ हम बायबैक कर रहे हैं अब सिक्योरिटी शेयर्स, उस टाइम हम नहीं कह सकते कि डिलिस्टिंग हो रही है सिक्योरिटी।
pursuant to professional allotment made by company, तब नहीं कहा जाएगा। Unless a period of 3 years has been elapsed since the listing of that class of security, instrument which are convertible into same class of equity shares that are sought to be delisted. जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो रही है जो हमने डिलिस्टिंग करवाने की सोची थी, तब ये परमिशन नहीं होगा। डिलिस्टिंग का नहीं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी तब नहीं। और नो प्रमोटर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड फॉर द कंपनी टू फाइनेंस an exit opportunity or acquisition of share made to pursuant of delisting provision. Then promoter and acquire or promoter shall not propose delisting of secure equity shares of a company if any entity belonging to promoter or promoter group who has sold equity shares of a company during a period of 6 months or prior to date of the board meeting in a delisting. अगर कोई भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप 6 मंथ के अंदर अपनी सिक्योरिटी को बेचा होगा तो उस टाइम में भी हम सिक्योरिटी लिस्ट नहीं करवा सकते, एप्लीकेबल नहीं होगा रेगुलेशन। No acquirer or promoter group or person acting in concerned in their related entity, employ and device scheme artifice to defraud any shareholder, engage in a transaction or practice that operate fraud or deceit, and engage in any act or practice that is a fraudulent, deceptive and manipulating connects of the delisting. इन सब पे कभी भी परमिशनल नहीं होगा delisting। नाउ बात करते हैं, हमें दो मिला था, पहला वॉलंटरी डिलिस्टिंग और कंपलसरी डिलिस्टिंग। बात करते हैं पहले वॉलंटरी की। तो difference between the two option is for exit opportunity to shareholder they describe as under। अब exit opportunity और अब exit नो exit opportunity ये मैंने बता दिया। जब अगर हमारे शेयर जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, हम उस एक स्टॉक एक्सचेंज से दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं कर रहे मगर एक स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्टिंग करा, तब एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मगर हम हर एक स्टॉक एक्सचेंज से अगर अपने शेयर डिलिस्ट करवाएं तब एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना। डिफरेंट मोड जैसे पढ़ लिया, ऑल स्टॉक एक्सचेंज, फ्यू स्टॉक एक्सचेंज और वॉलंटरी फॉर। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज। हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक एक्सचेंज को हर एक, अपनी सिक्योरिटी को हर एक स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टिंग करवा लें, उसकी बात करते हैं। If after the proposed delisting the equity share do not remain listed or recognized stock exchange having a nationwide trading terminal, exit opportunity shall be given to all public shareholder holding the equity shares out to be delisted। जब हम हर एक सिक्योरिटी को हर एक स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करवाते हैं, हम उस टाइम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने शेयर होल्डर को ना। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, सिंपल सी बात है, अगर हमें अपना डिलिस्टिंग करवानी सिक्योरिटी के तो हमें बोर्ड मीटिंग जरूर करनी पड़ेगी। उसमें क्या करा जाएगा, तो प्रपोज्ड डिलिस्टिंग शैल बी अप्रूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इन अ मीटिंग। उसे अप्रूव करा जाएगा बाय रेजोल्यूशन से कि हम अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवाने वाले हैं। द कंपनी विल देन अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। जब बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसमें अप्रूव हो जाएगा कि हम अपने शेयर्स को डिलिस्ट करवाने वाले हैं, उस टाइम हम एक अपॉइंट करेंगे मर्चेंट बैंकर को, who shall carry due diligence in term of regulation 8A of delisting of regulation and submit their due diligence report before the board of director of company approve the delisting of proposed और कन्वर फाइलिंग। क्या होगा, जब हम अपॉइंट करते हैं मर्चेंट बैंकर को तो वो रिपोर्ट बनाएगा, और जो रिपोर्ट बनाएगा ड्यू डिलिजेंस के साथ फॉर डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, उसे बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रखेगा और बताएगा कि हम तैयार हैं अपने डिलिस्टिंग को करने में सिक्योरिटी के। अब उसमें क्या होनी चाहिए, कवर होना चाहिए ड्यू डिलिजेंस में, उसकी बात करते हैं। Trading carried out by entity belonging to a car or promoter group of their related entity was a complete or non-applicable provision of security. An entity belonging to acquire or promoter or group of their related entity have carried out or not any transaction to facilitate success of delisting offer which is not complies with the provision। ये सारी चीज उसमें होगी ड्यू डिलिजेंस में। बात करते हैं इंटीमेशन ऑफ बोर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज। जब हम अप्रूवल अपना कर लेते हैं डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो द डिसीजन ऑफ बोर्ड मेकिंग दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज प्रपोज्ड टू डिलिस्ट द कंपनी फ्रॉम द एक्सचेंज टू सेंड टू द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम चाहते हैं कि हम डिलिस्ट करवाए सिक्योरिटी को फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, तो हम स्टॉक एक्सचेंज को बताने भी होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीमेट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो डिलिस्ट करवाने वाले हैं। नाउ
Special resolution through postal ballot. Prior approval of shareholder of a company is taken by special resolution to be passed through postal ballot, disclosing all material fact explanatory statement sent to shareholder in relation to such resolution. अगर हम अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवाने वाले, इसका मतलब हमें शेयर होल्डर को भी बताना होगा कि हम अपनी शेयर्स को सिंपल सी बात है डिलिस्ट करवाने वाले। तो जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा थ्रू बाय द शेयर होल्डर, वो थ्रू द पोस्टल बैलेट होना चाहिए। नाउ note, the special resolution shall be acted upon only if the voted cast by public shareholder in favor of the proposal amount at least 2 times the number of votes cast by the public shareholder against it. अगर हम डिलिस्टिंग तभी करेंगे जब हमारी जो सिक्योरिटी, जो हमारा वोट है जितने अगेंस्ट पे पड़े हैं वोट, उसके दुगने, उसके ट्वाइस होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो वोट पड़ा है, वोट फेवर में, अगेंस्ट में वो है 2, मगर जो हमारा फेवर में है वो वोट पड़े हैं 6, इट मींस 2 टाइम्स ज्यादा है, मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स, तब हमारा वोट वो कहलाया कि हाँ तभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है फॉर द डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। नाउ एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। जो मर्चेंट बैंकर हमने अपॉइंट करा था वो इंटीमेशन करेगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कि वो इंटीमेशन करेगा कि हमें अप्रूवल चाहिए, एप्लीकेशन फाइल करेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज फॉर द डिलिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब file application for delisting to concern stock exchange. The application company shall make application to concern recognized stock exchange for the grant of final delisting approval within 1 year of the passing special in the form specified recognized stock exchange. हम इंटीमेशन दे देंगे उसको कि प्रिंसिपल अप्रूवल हमें करवाना है, उसके बाद एप्लीकेशन, फाइनल एप्लीकेशन होता है डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी का, वो हम फाइल करी जाएगी कंपनी द्वारा, कौन किसको, स्टॉक एक्सचेंज को ना। ड्यू डिलिजेंस बाय मर्चेंट बैंकर, क्या क्या ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए बाय मर्चेंट बैंकर। Now, prior to granting approval under clause A of sub-regulation 1, the board of directors of company shall make a disclosure to recognized stock exchange on the which equity of the company are listed or promoter require have to propose delisted. हम बताएंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि हम कौन सी इक्विटी शेयर्स हम डिलिस्टिंग करवाने वाले हैं जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। Then appoint a merchant banker to carry out due diligence and make a disclosure to this effect the recognized stock exchange on which the equity share of company are listed. Obtain a detail of trading in a shares of company for a period of 2 years prior to date of board meeting up by top 25 shareholder who on the date of the board meeting convey and consider proposal for delisting. हम ऑब्टेन करेंगे डिटेल किसका, ट्रेडिंग शेयर्स, कौन सी ट्रेडिंग हो रही है शेयर्स में 2 साल के बीच में, और वो कौन सी ट्रेडिंग जो हो रही है वो टॉप 25 शेयर होल्डर, जो कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर है उनसे उनकी मीटिंग होगी और उसमें बताया जाएगा। Now, obtain a further detail in a term of sub-regulation 1 of the regulation 8. Then, the board of directors of company while approving the proposal delisting shall clarify compliance with the applicable provision of security, the acquirer promoter or promoter group or related party are compliant with the sub regulation and delisting is the interest of shareholder. जो हम कर रहे हैं delisting वो स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए कि कंप्लायंस हम सही तरीके से एप्लीकेबल कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल सही तरीके से हो रहा है, प्रमोटर और ग्रुप ऑफ प्रमोटर ये सब भी कंप्लायंस कर रहे हैं अपने रेगुलेशन का, और डिलिस्टिंग जो हो रहा है वो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग करा जा रहा है। नाउ for the clarification in respect of referred to sub-regulation 1, the board of directors of a company shall take into account the report of merchant banker as specified. The merchant banker appointed by board of directors of company under clause 1(2) of sub-regulation 1 to shall carry due diligence. Simple. Upon carry out due diligence as specified, sub-regulation 1(d) of regulation 8, the merchant banker shall submit the report to the board of directors of company clarify the following. ना हमने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था स्टॉक एक्सचेंज को, उसके बाद हम प्रिंसिपल अप्रूवल जब रिसीव करेंगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय द एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विद इन पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। अगर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अप्रूवल हमने स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करा था, अब स्टॉक एक्सचेंज कंफर्मेशन के बाद हमें विद इन
5 डे के डिस्पोज करेगी कंपनी को जिसने फाइल करा था एप्लीकेशन ऑफ इन अप्रूवल। नाउ while consideration and application seeking in principle approval for delisting, the recognized stock exchange satisfy itself in the following right। जब हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल फाइल करते हैं उसके प्राप्त होने के बाद हम क्या क्या देखेगा, एक स्टॉक एक्सचेंज कंप्लायंस देखेगा, रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर और गिवनेंस कब 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 कंपनी द्वारा सही करा गया है, पेमेंट ऑफ लिस्टिंग सही फी टाइम पे भरी गई है, कंप्लायंस सही तरीके से फॉलो करा गया है, लिटिगेशन और एक्शन पेंडिंग नहीं है, और हर एक रिलेवेंट मैटर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के लिए सही है और वेरीफाई, वो सब स्टॉक एक्सचेंज करेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने से पहले। Now, appoint of merchant banker. Acquire promoter shall appoint a merchant banker registered with the SEBI and other intermediate are considered. It should be associated of promoter or acquire. Promote not to sell shares. Promoter होते हैं no entity belonging to acquire promoter and group of promoter sell the shares of the company during the period of from the date of the board meeting in which delisting proposal are put till the completion of delisting proposal। अपने जो कंपनी के प्रमोटर है या फिर रिलेटेड टू प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप है अपने वो शेयर्स कभी भी सेल नहीं करेंगे जब तक डिलिस्टिंग ऑफ प्रपोजल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता ना। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस, हम सिक्योरिटी जो है डिलिस्टिंग करवाने वाले हैं तो हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे किसको, सब शेयर होल्डर को, तो उसके लिए हमें ऑफर प्राइस करना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। The offer price shall be determined through the book building process after fixation of floor price and disclosure of the same in a public announcement and the letter of offer। जो हम डिलिस्टिंग करवाने वाले हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। एग्जिट अपॉर्चुनिटी किससे होगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ऑफर जो होगी प्राइस कि हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी कितने पे हम शेयर्स खरीदेंगे उसकी हम बताएंगे, तो उसमें ऑफर प्राइस होगा। ऑफर प्राइस में हम डिटरमाइन करेंगे बुक बिल्डिंग द्वारा ऑफर प्राइस, और जो प्राइस होगा वो फ्लोर प्राइस डिस्क्लोजर करा जाएगा एडवर्टीजमेंट में और लेटर ऑफ ऑफर में जो हम शेयर होल्डर को देंगे ना। ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट, अब जैसे हमने बायबैक में पढ़ा था कि हमें एस्क्रो अकाउंट ओपन करना होता है जब हम कोई भी चीज जो इंपोर्टेड चीज करते हैं तो उसका जो करने वाले हैं फ्यूचर में उसका कुछ परसेंट हमें एस्क्रो अकाउंट में ओपन करना होता है। जैसे डिलिस्टिंग करवानी है तो इट मींस हम शेयर होल्डर को पैसे देंगे, जब उनसे हम शेयर्स खरीदेंगे तो हमें जब पैसे देने हैं तो हमें सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि हम इतना पैसे देने वाले तो हम सिक्योर है कि हम सच में देंगे। तो जितने हम शेयर होल्डर जितने रुपए में खरीदने वाले उसका कुछ परसेंट हम एस्क्रो अकाउंट में ओपन करते हैं, और एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट जो है रेगुलेशन 11 ऑफ सेबी डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी Regulation 2008। The acquirer promoter open a escrow account and deposit therein the total estimate amount of consideration calculated on the basis of floor price and number of equity shares outstanding with the public shareholder। The escrow account shall consist either cash deposit with the seller commercial bank, bank guarantee or favor of merchant banker or combine of both। डिपॉजिट भी हो सकता है, गारंटी भी हो सकता है, और एस्टिमेट करा जाएगा कि कितना डिपॉजिट करना है हमें एस्क्रो अकाउंट में अकॉर्डिंग टू इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ फ्लोर प्राइस। नाउ देन पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा हमें। Acquire promoter of company within 1 year, 1 working day from the date of receipt of in principle approval for delisting from the recognized stock exchange make a public announcement। अगर हमें जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया तो विद इन 1 मंथ 1 डे विद इन 1 वर्किंग डे के अंदर हमें पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, और जो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में होगा जो डेली आता होगा, एंड 1 हिंदी डेली विद द सर्कुलेशन एंड वर्ज रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ रीजन वेयर द कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड ना। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा उस एडवर्टीजमेंट में, फ्लोर प्राइस एंड ऑफर प्राइस एंड हाउ दे बी अराइव्ड, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफर, name of exchange from which stock exchange equity share are sought to be delisted, manner which offer can be accepted by the shareholder, discourage regarding the minimum acceptance of condition or success offer, name of merchant banker and the intermediate together with the happening of number, specific date, object, proposed timetable for the delisting, detail of escrow account, listing detail of stock market data, present capital shareholding likely to post delisting shareholder pattern, aggregate shareholder performance statement qualified, statement of board of director, statement by board of director clarify, name of compliance officer and should be signed added by the promoter। ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट जो हम न्यूज़पेपर में देने वाले हैं उन सब में होना चाहिए ना। अब बात करेंगे, हमने एडवर्टीजमेंट दे दी, ऑफर फॉर सेल दे दिया, अब स्पेसिफिक डेट, date or not later than 1 working day from the date of public announcement to be determined on which name and shareholder to whom letter of sale be sent।
अब जब हम पब्लिक अनाउंसमेंट दे देते हैं तो विद इन 1 वर्किंग डे के अंदर हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा किस किस को हम लेटर ऑफ ऑफर सेंड करें, जिन शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। डिस्पैच जब हम पता कर लेंगे कि शेयर होल्डर एलिजिबल है कि हम उन्हें लेटर ऑफ ऑफर सेंड करें तो अब जब हम पता चलिए कौन कौन एलिजिबल है तो हम उन्हें क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे लेटर ऑफ ऑफर। नाउ ड्यूरेशन ऑफ वेटिंग पीरियड, जब हमें पता चल जाता है कि लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर को कर दिया तो अब कितने टाइम में जो शेयर होल्डर है वो बिड करेंगे कि हमें इतने प्राइस पे शेयर्स बाय करने हैं, तो बिड करवाई जाएगी। अब बिड द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफर shall not later than 7 day working day from the date of public announcement and shall remain open for period of 5 working day during the public shareholder tender their bids। अब जो शेयर होल्डर ओपनिंग बिड्स है वो बिड ओपन करी जाएगी और वो 7 डे के अंदर विद इन 7 डे के अंदर फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट होना चाहिए और वो ओपन होना चाहिए जब से बिड स्टार्ट हुए 5 वर्किंग डे के अंदर, 5 वर्किंग डेज तक वो बिड स्टार्ट रहेगी। उसमें क्या करेंगे, जितने भी हमने शेयर होल्डर को ऑफर दिया था, लेटर ऑफ ऑफर दिया था, वो बिड करेंगे कि हम अपनी जो शेयर्स है वो इतने वैल्यू में सेल करेंगे। नाउ अब इफ फाइनल प्राइस इज एक्सेप्टेड, जब बिड करा सबने, अब बिड करने के बाद हमने जो फाइनल प्राइस है, अब फाइनल प्राइस कैसे एक्सेप्ट कर जाती है, जिस शेयर्स में जितने शेयर्स है उस पे सबसे अच्छी प्राइस जो मिनिमम शेयर्स प्राइस होती है कि इस पे सबसे ज्यादा शेयर होल्डर शेयर्स बेचने के तैयार है, वो शेयर्स प्राइस एक्सेप्ट करी जाती है। तो फाइनल प्राइस जब एक्सेप्ट करी जाती है तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एक्वायर, देन if the counter offer had not been made by acquirer or promoter in accordance with the regulation 16 1A on offer made shall be deemed to be successful only if the post offer promoter shareholder taken together with the shares accepted through the eligible bid price determined as per schedule second of the necessary 90% of total issue share of class excluding share which are held by the custodian engaged with the deposit receipt and the such oversee and at least 25% of public shareholder holding share demat mode as on date of boarding participate through the building process। इन सब को करने के बाद हमें अपने ड्यूरेशन करने के बाद हम जितने भी मिनिमम शेयर होल्डर वो एक्वायर कर लिए जाएंगे और उनके बदले में हमें शेयर्स इशू कर देंगे। नाउ काउंटर ऑफर price discovered in the term of regulation 50 not acceptable acquire promoter, the acquire promoter make an counter offer to public shareholder with the 2 working day of the price discovered under regulation 15 in the manner specified by the board from the time, however the counter offer price shall not be less than book value of the company as clarified। अब जब हम अगर रेगुलेशन 15 जो है वो एप्लीकेबल उसके अकॉर्डिंग हम जो प्राइस है वो डिटरमाइन नहीं कर पाते तो काउंटर ऑफर बनाया जाएगा और काउंटर ऑफर जो होगा उसमें प्राइस लिखा होगा और उसी पे वो जो प्राइस होगा वो बुक वैल्यू से कम नहीं होगा, उसे हम कहेंगे इतने प्राइस पे हम शेयर्स आपके शेयर होल्डर के खरीदेंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर, जब क्लोज हो जाएगा ऑफर जो 5 वर्किंग डे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, उसे कंप्लीट होने के बाद हम अनाउंसमेंट देंगे कि हमने अपनी डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी करवा ली है। देन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जब सिक्योरिटी खरीदते हैं फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज तो हमें जो प्राइस पे हमने शेयर्स कर दिए उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम जितने भी शेयर होल्डर्स है अपनी सिक्योरिटी करते हैं उनके पेमेंट करेंगे। देन फाइनल एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज, हमारा जब स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट हमारे जब फाइनल जब सारी सिक्योरिटी कर देंगे उनको कंसिडरेशन को पे कर देंगे, सिंपल सी बात है हम एप्लीकेशन देंगे कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्टिंग ऑर्डर देगा कि हमने आपके स्टॉक एक्सचेंज को डिलिस्ट करवा दिए। देन right of remaining shareholder tender equity shares, remaining public shareholder holding such equity shares may tender their share to promoter up to period of minimum year from the date of listing of such cases। अगर जो बच गए, अब हमने सिक्योरिटी सबसे जो और स्टॉक एक्सचेंज पे थी, अगर हमने उनसे सिक्योरिटी खरीद ली, अब खरीदने के बाद तब भी कुछ शेयर होल्डर बच जाते हैं और हमने डिलिस्टिंग भी करवा ली तो बेच भी नहीं सकते वो मार्केट में, तो अब क्या करेंगे, वो जो बचे हुए शेयर होल्डर है वो प्रमोटर को अपनी सिक्योरिटी सेल कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ रिलीज ऑफ अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट। जब हम ये सब हो जाएगा तो जितने अमाउंट हमने बैंक गारंटी और या फिर डिपॉजिट में एज अ गारंटी हमने डिपॉजिट करी एस्क्रो अकाउंट में वो रिलीज कर दिया जाएगा और पेमेंट कर दी जाएगी। अब हम ऊपर जो पढ़ रहे थे, अगर प्राइस एक्सेप्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू बिडिंग प्रेसेस, अब उसमें अगर प्राइस एक्सेप्ट नहीं होती तो क्या करेंगे, रिटेनिंग ऑफ
shares equity shares जिससे जिसे हमने where the acquirer promoter declare not to accept the offer price or determine the acquirer promoter shall not acquire any equity share tender pursuant to offer। जब डिटरमाइन नहीं करी जाएगी इक्विटी से प्राइस तो हम जितने भी सिक्योरिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फेलियर ऑफर माना जाएगा। Then where the offer is rejected or not successful offer shall be deemed to be failed and no equity shall be acquired pursuant to such offer। जब प्राइस नहीं करा जाएगा तो हमें मान लिया जाएगा कि जो सिक्योरिटी है वो सक्सेसफुल नहीं है और वो फोल्ड होगी टू डिलिस्टिंग करवाने में ना। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक से। तो इसमें क्या होगा, जो हमने स्टॉक एक्सचेंज से हमने सबसे करवा रहे थे हम पहले में, पर यहाँ पे हम कुछ स्टॉक एक्सचेंज से ही डिलिस्टिंग करवाएंगे। इट मींस हम इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे शेयर होल्डर को। सो कन्वे बोर्ड मीटिंग जैसे जैसे हमने वॉलंटरी डिलिस्टिंग में फ्रॉम द ऑल स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्टिंग करवा रहे थे वैसे ही इसमें होगा। बोर्ड मीटिंग हमें कन्वे करना पड़ेगा अप्रूवल ऑफ डिलिस्टिंग ऑफ शेयर। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग उसे हम स्टॉक एक्सचेंज के बताना पड़ेगा तो हम डिलिस्टिंग करवाने की सोच रहे हैं। देन पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा हमने न्यूज़पेपर में कि हम डिलिस्टिंग करवा रहे हैं। फिर डिलिस्टिंग करवा रहे हैं कौन से शेयर से स्टॉक एक्सचेंज करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ये सब बताना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट में। एप्लीकेशन भरना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल की स्टॉक एक्सचेंज को, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। उसके बाद हमारा अगर इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर देंगे कि हम अपने सिक्योरिटी को डिलिस्ट करवाने वाले। वो ऑर्डर अगर कंफर्म करता है स्टॉक एक्सचेंज हमें ऑर्डर, स्टॉक एक्सचेंज को हम ऑर्डर देंगे। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज हमें ऑर्डर देगा कि हम अपनी आपकी सिक्योरिटी को डिलिस्टिंग कर रहे हैं, डिस्क्लोजर इन एनुअल काम में। और जब डिलिस्टिंग हो जाएगा तो वो जो डिलिस्ट कर रहे हैं वो एनुअल रिपोर्ट में होने चाहिए जो साल में एक बार आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो अब हम कल पढ़ेंगे इस वॉलंटरी डिलिस्टिंग बाय स्मॉल कंपनी और कंपलसरी डिलिस्टिंग, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।